So in the last video we have talked till here, okay, कि कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के. तो अब हम सेगमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में. सो सबसे पहला सेगमेंट है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? सो एटमॉस्फेयर गैसेस का वो लेयर है जो कि किसी भी प्लैनेट को या दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज को सराउंड किए हुए है, और हम ऐसे इनविजिबल ओशन के बिल्कुल बॉटम में रहते हैं जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ऐसे इनविजिबल ओशन के ओशन ऑफ गैसेस के हम बिल्कुल बॉटम में रहते हैं, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ऑफ द ड्राई एयर. ठीक है, 99% ऑफ गैसेस. नाउ विद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन एंड अदर गैसेस मेकिंग अप माइन्यूट पोर्शंस. ठीक है, तो इसके अंदर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन और दूसरी गैसेस जो है वो छोटा छोटा पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं. ठीक है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद एन एटमॉस्फेयर दैट कैन सस्टेन लाइफ. अर्थ का ही एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ पर लाइफ सस्टेन हो सकती है. बाकी अदर प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम के, वहाँ पर लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती. देयर इज नो सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. एंड लाइफ क्यों सस्टेन हो सकती है अर्थ के प्लैनेट पे? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा है जो कि उसको सस्टेन कर सकता है. नाउ द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस नॉट only contains the blanket of gases not only contains the air that we breathe but also protects us from the blast of heat and radiation emanating from the sun. तो ये सिर्फ हमें ऐसी एयर नहीं प्रोवाइड कर रहा है एटमॉस्फेयर जिससे हम सांस ले सके, बल्कि हमें हीट और रेडिएशन के ब्लास्ट से भी बचा रहा है, उसके इफेक्ट से भी बचा रहा है जो कि हीट और रेडिएशन सन से आ रहे हैं. उन रेडिएशन से, उस हीट से भी हमको प्रोटेक्ट कर रहा है. नाउ द एटमॉस्फेयर फॉर्म्स अ डिस्टिंक्टिव प्रोटेक्टिव लेयर अबाउट 100 किलोमीटर थिक अराउंड द अर्थ. तो जो एटमॉस्फेयर है वो एक डिस्टिंक्टिव हम कहते हैं, दैट इज डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है. अबाउट दैट इज अबाउट 100 किलोमीटर थिक, यानी 100 किलोमीटर चौड़ी अर्थ के अराउंड वो डिस्टिंक्टिव लेयर फॉर्म करता है. A blanket of gases called the atmosphere surrounds the earth and protects the surface of earth from the sun's harmful ultraviolet rays. Ultraviolet rays, it sustains life on the earth. It also regulates temperature, preventing the earth from becoming too hot or too cold. It saves it from the hostile environment of outer space. The atmosphere is composed of nitrogen and oxygen besides argon, carbon dioxide and trace gases. ठीक है, सो एटमॉस्फेयर एक डिस्टिंक्टिव प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. 100 किलोमीटर चौड़ी है, थिक है. ठीक है, मतलब चौड़ी का मतलब हम कह सकते हैं, थिक का मतलब हम कह सकते हैं कि वो उतनी फैली हुई है. ठीक है, एंड एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जिसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं वो हमारे अर्थ को सराउंड करती है, जिससे अर्थ के सरफेस को वो सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है और अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन करती है. और इसके अलावा वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, अर्थ को ज़्यादा हॉट या ज़्यादा कोल्ड होने से बचाती है, और उसको हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से, आउटर स्पेस का जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है उससे भी सेव करती है. अब जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है. इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेसेस गैसेस भी वहाँ पर मौजूद हैं. ठीक है, द एटमॉस्फेयर हैज़ अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द एनर्जी balance at the surface of the earth. It absorbs most of the cosmic rays from outer space and a major portion of electromagnetic radiation from the sun. So एटमॉस्फेयर क्या करता है कि जो भी एनर्जी है उसको वो बैलेंस करके रखता है. जैसे कि अर्थ के सरफेस पे जितनी भी एनर्जी है उसको बैलेंस कर रहा है एटमॉस्फेयर. कैसे? ज़्यादातर जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं फ्रॉम द आउटर स्पेस उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इन्हीं कॉस्मिक रेज का एक मेजर पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होती है. ठीक है, मतलब जो एब्जॉर्ब होने वाली रेज हैं उसमें कॉस्मिक रेज हैं और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि सन से आ रही है. ठीक है, तो देखें तो हम जो कॉस्मिक रेज हैं वो भी हार्मफुल हैं फॉर द लाइफ ऑफ द अर्थ एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज ऑल्सो. सो वो दोनों चीज़ों को कौन कर रहा है, प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है अर्थ को उनसे? हमारा एटमॉस्फेयर, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स. नाउ इट transmits only ultraviolet, visible, near infrared radiation 300 to 2500 nanometer, and radio waves 0.14 to 40 meters, and while filtering out tissue damaging ultraviolet waves below
about 300 nanometer. जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, एनर्जी को बैलेंस रखता है, एंड वो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को और विजिबल रेडिएशन को और नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को अर्थ तक ट्रांसमिट करता है, जिनकी रेंज है 300 से 2500 नैनोमीटर, और रेडियो वेव्स जिनकी रेंज है 0.14 से 40 मीटर्स तक उनको ट्रांसमिट करता है, और टिश्यू डैमेजिंग अल्ट्रा वायलेट वेव्स को वो जो कि अबाउट 300 नैनोमीटर से नीचे आती हैं उनको वो फिल्टर कर देता है। ठीक है। Now Earth's atmosphere is divided into 5 main layers: the exosphere, the thermosphere, the mesosphere, the stratosphere and the troposphere. तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 5 मेन लेयर्स में डिवाइडेड है: एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। जो द एटमॉस्फेयर थिन्स आउट इन ईच हायर लेयर अंटिल द गैसेस डिसिपेट इन स्पेस। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, जैसे ये पिक्चर में देखो आप, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो सबसे ज़्यादा थिक होगी, उसके बाद में जो लेयर्स हैं वो थिन्स आउट इन ईच हायर लेयर, यानी जैसे जैसे एक एक लेयर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पतली होती जाएगी लेयर, एंड जैसे जैसे आप स्पेस में चले जाएंगे तो वो जो है वो हवाएं स्पेस में मिक्सअप हो जाएंगी। एंड देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। और एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच में कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कह सके कि इसके इधर का रीजन एटमॉस्फेयर है उधर का रीजन स्पेस है, नहीं, ऐसी कोई पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं है। लेकिन बट एन इमेजिनरी लाइन अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फेस कॉल्ड द करमैन लाइन इज यूजुअली वेयर साइंटिस्ट से एटमॉस्फेयर मीट्स आउटर स्पेस, यानी कि एक ऐसी लाइन है, एक लेयर है जो कि 100 किलोमीटर ऊपर है सरफेस से, जिसको करमैन लाइन बोलते हैं, जहाँ साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि वो लाइन ऐसी है दैट वेयर एटमॉस्फेयर मीट्स विद द आउटर स्पेस। यहाँ भी हम ये नहीं कह रहे दैट दिस लाइन इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम, बल्कि हम ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं दैट एटमॉस्फेयर इज मीटिंग द आउटर स्पेस। ओके, देयर इज नो डिस्टिंक्शन लाइन, देयर इज नो लाइन दैट इज डिवाइडिंग देम। ओके, बट देयर इज अ लाइन which scientists believe that is the line for atmosphere meeting the outer space. Now first is the troposphere. The troposphere is the layer closest to Earth's surface. It is 4 to 10 miles, 6 to 16 kilometer thick and contains half of Earth's atmosphere. It is wider at the equator than the poles. Air is warmer near the ground and gets colder higher up. Nearly all of the water vapor and dust in the atmosphere are in this layer, and that is why clouds are found here. Almost all weathers develop in the troposphere. The temperature in troposphere decreases with the increase in altitude, 17 degrees Celsius to minus 51 degrees Celsius. The boundary in the Earth's atmosphere between the troposphere and the stratosphere is called as ट्रोपोपॉस। सो ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जो कि अर्थ के सरफेस के सबसे ज़्यादा करीब है। ये 4 से लेकर के 10 मील तक की जो दूरी है, यानी 6 से 16 किलोमीटर तक की जो दूरी है, इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो सरफेस से 6 से 16 किलोमीटर की ये थिक होती है, और इसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर का आधे से ज़्यादा भाग अर्थ के एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फेयर में आता है। ठीक है, हाफ ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, आधा भाग आता है। और इक्वेटर पे ये काफ़ी चौड़ी होती है, पोल पे जाते जाते ये बारीक होती चली जाती है, पतली होती चली जाती है। ठीक है, सो वाइड जो है इक्वेटर पे वाइडर होती है, पोल्स पे वाइड कम होती है, चौड़ी कम होती है, थिकनेस कम होती है। और जो हवा है वो ग्राउंड के पास, यानी कि धरती के पास, यानी ज़मीन के पास गर्म होती है, और जैसे जैसे हाइट पे आप जाएंगे तो हवा ठंडी होती चली जाती है। ठीक है, कोल्ड होती चली जाती है। और जितने भी वाटर वेपर्स और डस्ट हैं जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं। इसी वजह से क्लाउड्स भी इसी लेयर में बनते हैं, और सभी वेदर जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही डेवलप होते हैं। जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्फेयर का वो एल्टीट्यूड यानी हाइट के इंक्रीज होने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे 17 डिग्री सेल्सियस से -51 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर घट सकता है, -51 डिग्री सेल्सियस तक। अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो बाउंड्री है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच, उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, सो अर्थ के एटमॉस्फेयर की बाउंड्री ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच, उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक, नेक्स्ट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर
The stratosphere is the second layer. It starts above the troposphere and ends about 31 miles, 50 kilometer above ground. Ozone is abundant here and it heats the atmosphere while also absorbing harmful radiation from the sun. The air here is very dry. And it is about 1,000 times thinner here than it is at sea level. Because of that, this is where jet aircraft and weather balloons fly. ठीक है. सो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो सेकेंड लेयर है, यानी दूसरी लेयर है, और ट्रोपोस्फेयर के बाद ये शुरू होती है और 31 माइल्स तक जाती है, यानी 50 किलोमीटर तक जाती है सरफेस से. और ओजोन यहाँ भारी मात्रा में मौजूद है और इसकी वजह है उसको ओजोन जो हीट प्रोवाइड हो रही है टू द एटमॉस्फेयर इज गिवन बाय द ओजोन इटसेल्फ. ठीक है. तो ये हार्मफुल रेडिएशंस को जो सन से आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है. यहाँ की जो हवा है वो काफ़ी ड्राई होती है और काफ़ी ये जो लेयर है ये काफ़ी ज़्यादा एक तो हवा काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है और इस लेयर की जो हवा है वो काफ़ी थिन भी होती है, क्योंकि सी लेवल के पास की हवा जो होती है वो ज़्यादा मॉइस्ट होती है, तो वो हैवी भी होती है एंड इट्स मच मोर डेंसर. यहाँ की जो हवा है वो ड्राई होती है और थिनर होती है. ठीक है. तो इसकी वजह से यहीं पर एयरक्राफ्ट और वेदर बलून्स फ्लाई करते हैं, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट suitable place for them. Now the next layer is mesosphere. The mesosphere starts at 31 miles 50 kilometer and extends to 53 miles 85 kilometers high. The top of the mesosphere, called the mesopause, is the coldest part of Earth's atmosphere, with temperatures averaging about -130 degrees Fahrenheit, -90 degrees Celsius. This layer is hard to study. Jets and balloons don't go high enough and satellites and space shuttles orbit too high. Scientists do know that meteors burn up in this layer. तो मीजोस्फेयर जो है वो 31 किलोमीटर से शुरू होती है, 31 माइल से शुरू होती है, यानी कि 50 किलोमीटर से शुरू होती है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो 53 माइल तक जाता है, यानी 85 किलोमीटर, यानी माइल्स में अगर कहें तो 31 माइल से 53 माइल्स तक, और अगर किलोमीटर में कहें तो 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक कि इसकी एक्सटेंशन होती है, वहाँ तक ही जाती है. एंड इसके अलावा मीजोस्फेयर का जो टॉप है उसको मीसोपॉस कहते हैं, और मीसोपॉस अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 130 डिग्रीज फ़ारेनहाइट माइनस में होता है, यानी -90 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड ये जो लेयर है ये हार्ड टू स्टडी है, बहुत मुश्किल है इसकी पढ़ाई कर पाना. जेट्स और बलून्स इस हाइट तक नहीं जा पाते, और सैटेलाइट्स और स्पेस शटल्स ऑर्बिट के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा स्पेस है. ठीक है. तो इतना ऊपर जा पाना पॉसिबल नहीं है. तो ये हमें जानकारी ज़रूर है दैट इस ईयर में मेटेओर्स चलते हैं. ठीक है. तो इतनी जानकारी ज़रूर है. अदर देन दैट नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर हो गया. नेक्स्ट इज mesosphere. Then we have thermosphere. The thermosphere extends from about 56 miles 90 km to between 310 and 620 miles 500 and 1000 km. Temperatures can get up to 2700 degrees Fahrenheit 1500 Celsius at this altitude. The thermosphere is considered part of Earth's atmosphere, but air density is so low that most of this layer is what is normally thought of as outer space. In fact, this is where the space shuttles flew and where the International Space Station orbits Earth. This is also the layer where the auroras occur.
charged particles from space collide with atoms and molecules in the thermosphere, exciting them into higher state of energy. The atoms shed this excess energy by emitting photons of light, which we see as the colorful aurora borealis and aurora australis. So basically जो थर्मोस्फियर है वो 56 माइल्स से 310 से लेकर के 620 माइल्स तक एक्सटेंड करती है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट बता पाना तो हमने पहले कहा था कि करमान रेंज है, करमान लाइन है, लेकिन वो एग्जैक्ट पॉइंट बता पाना मुश्किल है। 90 किलोमीटर से लेकर 500 से 1000 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है। इसके बाद में जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 2700 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है एंड 1500 डिग्री सेल्सियस हम इसको कह सकते हैं एट दिस ऑल्टीट्यूड। और जो थर्मोस्फेयर है उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर का वो पार्ट माना जाता है जहाँ पे हवा की डेंसिटी बहुत कम है, इतनी कम है कि ज़्यादातर ये जो लेयर है ये नॉर्मली आउटर स्पेस ही कंसिडर की जाती है, ठीक है। एंड इनफैक्ट यही वो जगह है जहाँ पे स्पेस शटल्स चलते हैं। यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अर्थ को ऑर्बिट करता है। सो ये वो लेयर है जहाँ ऑरोरा होते हैं, ठीक है। दिस इज अ फेनोमेना दैट अकर्स ड्यू टू व्हेन जब चार्ज पार्टिकल कोलाइड करते हैं एटम के साथ और मॉलिक्यूल्स के साथ थर्मोस्फेयर में, जिससे वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी में एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फोटोन को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। एक्सेस एनर्जी को वो शेड करने के लिए अपने फोटॉन्स ऑफ लाइट को इमिट करते हैं और यही फोटॉन्स ऑफ लाइट कलरफुल ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस को फेनोमेनन को अंजाम देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट इज द एग्जॉस्फेयर। द एग्जॉस्फेयर द हाईएस्ट लेयर यानी सबसे ऊंची जो लेयर है वो है एक्सॉस्फेयर, इज एक्सट्रीमली थिन एंड इज वेयर द एटमॉस्फेयर मर्जेस इनटू आउटर स्पेस। यानी एग्जॉस्फेयर ये हाईएस्ट लेयर है, एक्सट्रीमली पतली है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस के साथ मर्ज करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी वाइडली डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? बहुत वाइडली बिखरे हुए पार्टिकल्स हाइड्रोजन और हीलियम के, उनसे मिलकर ये लेयर बनी है एग्जॉस्फेयर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लेयर इज हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो आपने इतना पढ़ा, ये वाला एक डायग्राम एक बार देख लो। एक्सॉस्फेयर 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 690 किलोमीटर, मीजोस्फेयर 85 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर एंड ट्रोपोस्फेयर 6 to 20 किलोमीटर, ठीक है। मूविंग ऑन, अब आपको अर्थ का एक पोर्शन हम कवर कर चुके हैं इस वीडियो में, हाइड्रोस्फेयर की हम बात करेंगे। हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर ये ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसे भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। So, hydrosphere. The hydrosphere comprises all types of water resources: oceans, seas, lakes, rivers, streams, reservoirs, polar ice caps, glaciers, and ground water. Oceans represents 97% of Earth's water. सो आर अर्थ इज़ मोस्टली वाटर, यानी हमारी जो धरती है वो ज़्यादातर क्या है? पानी है। सो जो हाइड्रोस्फीयर है उसके अंदर सभी प्रकार के वाटर रिसोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, रेजरवॉयर्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर. Ocean represents 97% of Earth's water and about 2% of the water resources is locked in the polar ice caps and glaciers. So 97% पानी जो है वो ओशन में है और 2% पानी 2% पानी आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स के फॉर्म में लॉक्ड है. ठीक है. And only about 1% is available as fresh water, as surface water in rivers, lakes, streams and as groundwater for human use. यानी कि सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो या तो सरफेस वाटर के तौर पे मौजूद है, जो फ्रेश वाटर है जिसको पीने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो पानी रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में मौजूद है. और उसके अलावा जो पानी है वो ग्राउंड वाटर के तौर पे मौजूद है जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नाउ मेजर रोल्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर आर, हाइड्रोस्फीयर के मुख्य क्या इस्तेमाल होंगे, क्या उसके रोल्स हैं. जैसे कि पहला रोल तो है क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हाइड्रोस्फीयर आपको साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करता है पीने के लिए. ठीक है. दूसरा है एक मेटाबॉलिक जो ड्रिंकिंग है वो एक मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है लिविंग प्रोसेस की. अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो वर्क नहीं कर पाएगी. वाटर फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग. ठीक है. वॉशिंग और कुकिंग दोनों के लिए ही पानी चाहिए, तो वो पानी भी हमें प्रोवाइड करने का काम हाइड्रोस्फीयर का है. फिर वाटर यूज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर में इरिगेशन के तौर पे आपको पानी चाहिए होता है, फिर इंडस्ट्री में आपको पानी चाहिए होता है,
फूड रिसोर्सेज जो आते हैं सी से, जैसे कि फिश हो गया, क्रस्टाके हो गया, सीवीड हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ मेजर डाइट फिश से ही कंप्लीट होती है। ठीक है, और सी से आने वाली में तो फिश वगैरह हो गई। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर सोर्सेज से भी फिश मिलती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, इस तरीके से ओशन वाटर फिशेस होती हैं। और क्रस्टाके हो गया, aquatic प्लांट्स हो गए, एंड water flowing down from mountain ranges harnessed to generate electricity in hydroelectric projects। और आजकल तो एक नया यूज़ है, दैट इज़ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू वाटर रिसोर्सेज। तो उसके लिए भी वाटर हाइड्रोस्फीयर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो पानी हमें माउंटेन रेंजेस से नीचे की तरफ बहता हुआ मिलता है, वो पानी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट लेयर इज द लिथोस्फीयर। Lithosphere. The lithosphere began as a hot ball of matter which formed the earth about 4.6 billion years ago. About 3.2 billion years ago, the earth cooled down considerably and a very special event took place. Life began on our planet. The crust of the earth is 6 or 7 kilometers thick and lies under the continent. Lithosphere is the outer mantle of the solid earth. It consists of minerals occurring in the earth's crust and the soil, mineral, organic matter, air and water. It is bounded by the atmosphere above and the asthenosphere, another part of the upper mantle below. Although the rocks of the lithosphere are still considered elastic, they are not viscous. The asthenosphere is viscous and the lithosphere-asthenosphere boundary (LAB) is the point where geologists and rheologists, scientists who study the flow of matter, mark